सोचिए जरा, भारत का आयकर कानून जो हमेशा से मतलब अपनी जटिलता के लिए जाना जाता है, वो अचानक आधा छोटा हो जाए। और समझने में भी आसान। हाँ, और वो भी बिना टैक्स की दरें बढ़ाए। है ना? ये सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है। बिल्कुल। और देखिए, यही एक तरह का वादा है भारत के नए अधिसूचित आयकर अधिनियम 2025 का। ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये तो 1961 के पुराने बोझिल कानून की जगह एक पूरी तरह से नया ढांचा ला रहा है। तो मतलब लक्ष्य साफ है, पुराने जंजाल को हटाकर कुछ सुगम, कुछ आसान बनाना। सही कहा। तो आज हम इसी नए कानून की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कानून आखिर बना कैसे, इसमें वो कौन से बड़े बदलाव हैं जिन पर सबकी नज़र टिकी है, और सबसे ज़रूरी बात, हम जैसे आम करदाताओं के लिए इसके असल मायने क्या हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी प्रक्रिया पर, इसकी खासियतों पर और इसके जो आगे चलकर प्रभाव हो सकते हैं उन पर काफी रोशनी डालते हैं। हाँ, और हमारा इरादा यही है कि इस मुश्किल से दिखने वाले विषय को थोड़ी सरल भाषा में आप सबके सामने रखें, ताकि वो मुख्य बातें सामने आ सकें जो जानना जरूरी हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि याद रखिए ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। तो मतलब इसे समझने और अपनाने के लिए वक्त बहुत ज्यादा भी नहीं है। सही बात है। तो चलिए शुरुआत इसकी बनने की कहानी से करते हैं। भाई, इतना बड़ा बदलाव ये रातों रात तो हुआ नहीं होगा। इसका सफर कैसा रहा संसद में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी थोड़ी लंबी प्रक्रिया का नतीजा है। देखिए, मूल विधेयक इस साल 2025 की शुरुआत में 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था। फरवरी में? ओके। हाँ, लेकिन सरकार ने इसे फौरन पास कराने की बजाय एक प्रवर समिति, मतलब सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया। अच्छा, प्रवर समिति यानी वो सांसदों का छोटा समूह जो किसी बिल की बारीकियों में जाता है ना? हाँ, बिल्कुल वही। और इस समिति की भूमिका यहाँ काफी अहम रही। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 21 जुलाई को। और दिलचस्प बात यह है कि समिति की सिफारिशों को इतनी गंभीरता से लिया गया कि सरकार ने, आप मानेंगे नहीं, 8 अगस्त को वो मूल विधेयक वापस ही ले लिया। क्या बात कर रही हैं? विधेयक वापस ले लिया? ये तो काफी मतलब असामान्य सी बात है। तो क्या समिति ने बहुत बड़े बदलाव सुझाए थे? ऐसा ही लगता है। जो जानकारी है उसके मुताबिक समिति ने करीब 285 बदलाव सुझाए थे। 285? हाँ, और सरकार ने लगभग उन सभी को मानते हुए एक संशोधित, मतलब रिवाइज्ड बिल पेश किया। अच्छा, तो ये दिखाता है कि इस बार सिर्फ खाना पूर्ति नहीं हुई, वाकई में विचार विमर्श हुआ। बिल्कुल। इसके बाद प्रक्रिया ने थोड़ी तेजी पकड़ी। संशोधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और फिर अगले ही दिन 12 अगस्त को राज्यसभा से भी पारित हो गया फटाफट। और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी। जी हाँ, राष्ट्रपति जी की सहमति 21 अगस्त को मिल गई और 22 अगस्त को इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित मतलब नोटिफाई कर दिया गया। तो आधिकारिक तौर पर कानून बन गया और लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। हाँ, जैसा हमने पहले कहा। तो कुल मिलाकर एक गहन विचार विमर्श के बाद इसे तेजी से अंजाम तक पहुंचाया गया। चलिए, ये तो थी इसकी कहानी संसद से कानून बनने तक। लेकिन असली सवाल जो सबके मन में है, इस सफर के बाद जो कानून सामने आया है उसमें जमीनी तौर पे बदला क्या है? सबसे ज्यादा हल्ला तो इसके सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन का है। हाँ, और शायद यही इस नए कानून का सबसे बड़ा आकर्षण भी है और शायद सबसे बड़ा उद्देश्य भी। आप सोचिए, पुराना आयकर अधिनियम 1961 का था, यानी 60 साल से भी ज्यादा पुराना। बाप रे, 60 साल। हाँ, और इतने सालों में इतने संशोधन हुए, इतने स्पष्टीकरण आए, कोर्ट के इतने फैसले आए कि वो इतना जटिल हो गया था कि बड़े बड़े टैक्स एक्सपर्ट्स भी कई बार उलझ जाते थे। तो ये नया वाला कितना सरल हुआ है? क्या वाकई में आम आदमी को फर्क महसूस होगा? देखिए, आंकड़े तो कुछ यही इशारा करते हैं। पुराने कानून में जहां करीब 819 धाराएं, मतलब सेक्शंस थे। 819 काफी ज्यादा है। हाँ, अब उन्हें घटाकर 536 कर दिया गया है। अध्यायों यानी चैप्टर्स की संख्या भी कम करके 23 कर दी गई है। लेकिन ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। अच्छा, मतलब इसका असल असर क्या होगा सिर्फ नंबर्स के अलावा? असल ये है कि कानून को ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा सुसंगत बनाने की कोशिश की गई है। कई पुरानी धाराएं जो अब अप्रासंगिक हो चुकी थीं, उन्हें हटा दिया गया है। मिलती जुलती बातों को एक जगह लाया गया है। तो उम्मीद ये है कि इससे कानून न सिर्फ पढ़ने में आसान होगा, बल्कि उसकी व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन में जो विवाद होते थे वो भी कम होंगे। और शायद इसका असर सिर्फ टैक्स फाइलिंग तक ही नहीं रहेगा, मतलब जैसे टैक्स सलाहकार हैं या बिजनेस हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी होगी। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है।
अगर कानून स्पष्ट है तो सलाहकार शायद कम समय में सटीक सलाह दे पाएंगे। व्यवसायों को कंप्लायंस पर कम संसाधन खर्च करने पड़ेंगे। तो हाँ, इसका असर उत्पादकता तक जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, और वो शब्दावली, टर्मिनोलॉजी में भी कुछ बदलाव की बात थी? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल। पहले ये 2 शब्द चलते थे, निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर और पिछला वर्ष यानी प्रीवियस ईयर। ये सिस्टम थोड़ा कंफ्यूजिंग था, खासकर उन लोगों के लिए जो टैक्स की दुनिया से ज्यादा वाकिफ नहीं है। हाँ, वो कंफ्यूजन तो होता था। अब इन दोनों की जगह एक सीधा साधा शब्द लाया गया है, कर वर्ष यानी टैक्स ईयर। बस कर वर्ष। हाँ, जिस साल आपने आय कमाई उसी साल के संदर्भ में बात होगी। बहुत सरल। इससे यकीनन स्पष्टता आएगी और गलतफहमी की गुंजाइश कम होगी। ये तो सुनने में वाकई अच्छा लग रहा है, समझने में आसानी लाएगा। लेकिन अब वो सबसे बड़ा सवाल जिस पर शायद सबकी नजर होगी, क्या टैक्स की दरों में या छूट की सीमा में भी कोई बदलाव हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरलीकरण के नाम पर जेब पर बोझ बढ़ गया हो? नहीं, यहाँ एक राहत की बात है। नए कानून में जो 12 लाख रुपए तक की आय पर छूट की सीमा मौजूदा व्यवस्था में थी, हाँ, जो नई रिजीम में है, हाँ, उसे बरकरार रखा गया है। अच्छा, मतलब 12 लाख वाली लिमिट चेंज नहीं हुई है? नहीं हुई है। तो कम से कम इस मोर्चे पर सरकार ने स्थिरता बनाए रखी है। ऐसा लगता है कि फिलहाल उनका फोकस संरचनात्मक सुधार पर ज्यादा था, ना कि टैक्स रेट्स या बोझ में फेरबदल करने पर। ये जानना जरूरी था। चलिए अब थोड़ा तकनीक की तरफ बढ़ते हैं। आजकल हर सरकारी काम में फेसलेस और डिजिटल पर बहुत जोर है। आयकर कानून में भी यही ट्रेंड दिख रहा है? हाँ, ये नए कानून का एक और केंद्रीय स्तंभ है, कह सकते हैं। फेसलेस मूल्यांकन मतलब फेसलेस असेसमेंट्स, जहां करदाता और अधिकारी का आमना सामना नहीं होता, सब कुछ तकनीक के माध्यम से होता है। हाँ, वो तो चल ही रहा है कुछ हद तक। हाँ, उसी को और मजबूत किया जा रहा है। अनुपालन यानी कंप्लायंस के लिए डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। लक्ष्य यही है कि लगभग हर प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए। और इसका मकसद तो वही होगा, पारदर्शिता बढ़ाना और वो जो मानवीय दखलंदाजी होती है उसे कम करना। बिल्कुल। लक्ष्य यही है कि पूरी प्रक्रिया ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो, किसी के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या कहें तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम से कम हो और सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड पर रहे। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि उम्मीद है कि प्रक्रिया भी तेज होगी, रिफंड वगैरह जल्दी मिलेंगे। लेकिन देखिए, जहां तकनीक आती है वहां अक्सर ये गोपनीयता, प्राइवेसी वाले सवाल भी खड़े हो जाते हैं। क्या इस नए कानून में ऐसा कुछ है जिस पर हमें खास ध्यान देना चाहिए? कुछ चिंता की बात? हाँ, और ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होगी आने वाले समय में। नए कानून के तहत कर अधिकारियों को तलाशी यानी सर्च या जांच के दौरान करदाता के वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। वर्चुअल डिजिटल स्पेस, ये सुनने में थोड़ा व्यापक सा लगता है। इसका ठीक मतलब क्या हुआ? क्या क्या शामिल है इसमें? इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें आपके ईमेल आ गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप भी, हाँ, क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स, और यहाँ तक कि आपके ऑनलाइन ट्रेडिंग या बैंकिंग खाते भी। मतलब मूल रूप से आपकी लगभग पूरी डिजिटल जिंदगी। अरे बाप रे! और ये भी सुनने में आया है कि अधिकारियों के पास इन तक पहुंचने के लिए कुछ ओवरराइड शक्तियां भी होंगी। इसका क्या मतलब है? ये तो और खतरनाक लग रहा है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इसका मतलब ये हो सकता है कि अधिकारी सीधे सर्विस प्रोवाइडर्स को, जैसे गूगल, फेसबुक या बैंक को निर्देश दे सकते हैं कि वो उपयोगकर्ता की जानकारी मुहैया कराएं, और शायद इसके लिए उपयोगकर्ता की सहमति की जरूरत न हो या जो मौजूदा कानूनी प्रक्रियाएं हैं उन्हें बाईपास किया जा सके। ओहो। हाँ, ये पहलू सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रहा है। तो एक तरफ तो पारदर्शिता और टैक्स चोरी रोकने की अच्छी कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ नागरिक की निजता का इतना बड़ा सवाल। ये संतुलन साधना तो वाकई बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल। क्या हमारे मौजूदा डेटा सुरक्षा कानून या निजता का अधिकार इन शक्तियों को काबू में रखने के लिए काफी नहीं है? यही सबसे बड़ा सवाल है जो अब उठेगा। क्या ये नए प्रावधान हमारे मौजूदा निजता कानूनों के साथ टकराव में आएंगे? क्या ये शक्ति अधिकारियों को मतलब बेलगाम बना देगी? ये देखना होगा कि इसे जमीन पर कैसे लागू किया जाता है और क्या इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय यानी सेफगार्ड्स बनाए जाते हैं या नहीं। ये प्रावधान निश्चित रूप से आने वाले समय में कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है, ऐसा लगता है। ये वाकई एक पेचीदा मुद्दा है, इस पर नजर रखनी होगी।
चलिए अब कुछ सकारात्मक पहलुओं पर आते हैं। क्या करदाताओं की सुरक्षा, टैक्स पेयर प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ नए उपाय किए गए हैं? कुछ राहत की बात? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम भी उठाए गए हैं। एक बड़ा बदलाव ये है कि अगर कोई करदाता समय पर अपना ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाया है, हाँ, जो कई बार हो जाता है। हाँ, तो भी उसे बाद में बिना किसी जुर्माने के अपना TDS रिफंड क्लेम करने की अनुमति होगी। पहले ऐसा नहीं था। अगर आप लेट हो गए तो TDS रिफंड मिलना मुश्किल हो जाता था, पैसा फंस जाता था। अरे वाह, ये तो वाकई बड़ी राहत है, खासकर छोटे करदाताओं के लिए जिनका थोड़ा बहुत TDS कटता है। और कुछ? एक और अहम प्रावधान है, कर अधिकारियों को कोई भी कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई मतलब एनफोर्समेंट एक्शन, जैसे कि बैंक खाता अटैच करना या वसूली की प्रक्रिया शुरू करना, उससे पहले अनिवार्य रूप से एक नोटिस देना होगा। अच्छा, पहले नोटिस देना जरूरी होगा। हाँ, इससे करदाता को अपना पक्ष रखने या स्थिति स्पष्ट करने का एक मौका मिलेगा। वो जो अचानक से खाते फ्रीज हो जाते थे, वैसी कार्रवाइयों से बचाव होगा। ये भी अच्छा है। और वो धार्मिक ट्रस्टों के अनाम दान, एनोनिमस डोनेशंस वाली भी कोई बात थी? हाँ, उस पे भी थोड़ी सख्ती की गई है। ऐसे धार्मिक ट्रस्ट जो असल में सामाजिक कार्यों में सक्रिय नहीं है, उनको जो अनाम दान मिलते हैं, उन पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। अच्छा। माना जा रहा है कि इसका मकसद काले धन को सफेद करने के लिए ऐसे ट्रस्टों के दुरुपयोग को रोकना है। समझ गया। तो ये तो हुए बड़े बड़े बदलाव। इनके अलावा क्या कुछ और छोटी मोटी बातें हैं जो ध्यान देने लायक हैं इस नए एक्ट में? जी, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे रिफंड प्रक्रिया को और तेज करने का वादा फिर से दोहराया गया है। वो तो हर बार सुनते हैं, उम्मीद है इस बार सच हो। हाँ, उम्मीद तो यही है। फिर पेंशन से जुड़ी कुछ कटौतियों, जैसे कम्यूटेड पेंशन होते हैं, यानी पेंशन का एक मुश्त हिस्सा लेना, उसके नियमों में ज्यादा स्पष्टता लाने की कोशिश की गई है ताकि कंफ्यूजन कम हो। और हाँ, जो लोग भारत से बाहर रहते हैं यानी NRI, अनिवासी भारतीय, उनके लिए निवास के मानदंड मतलब रेजिडेंसी क्राइटेरिया कि कौन NRI माना जाएगा और कौन नहीं, उनमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो पहले जैसे ही हैं। ठीक है। तो अगर हम इन सब बदलावों को एक साथ रख के देखें तो ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसका बड़ा चित्र क्या उभरता है? क्या हासिल करना चाह रही है सरकार इससे? सबसे साफ बात तो यही है कि ये 60 साल पुराने उलझ चुके कानून को हटाकर एक आधुनिक आज के जमाने का कानून लाने का एक बड़ा प्रयास है। हम एक ऐसी व्यवस्था से निकल रहे हैं जो पैबंदगिरी मतलब पैचवर्क से भरी हुई थी और एक एकीकृत सुलभ कोड की ओर बढ़ रहे हैं। और आम लोगों और व्यवसायों के लिए इसका क्या मतलब होगा? क्या वाकई वो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ लिविंग की बातें होती हैं, उनमें कुछ सुधार दिखेगा? देखिए, उम्मीद तो यही है। जब कानून सरल होता है, शब्दावली स्पष्ट होती है, प्रक्रियाएं डिजिटल और फेसलेस होती हैं, तो सिद्धांत रूप में तो इसे समझना और इसका पालन करना आसान होना चाहिए। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है। इससे न केवल करदाताओं का समय और पैसा बचना चाहिए, बल्कि मुकदमों में भी कमी आनी चाहिए। जब नियम साफ होते हैं तो विवाद की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। और खासकर छोटे व्यवसायों के लिए ये फायदेमंद हो सकता है, जिनके पास बड़ी बड़ी टैक्स टीमें नहीं होती। बिल्कुल, उनके लिए कंप्लायंस का बोझ कम हो सकता है। लेकिन वो गोपनीयता वाला कांटा, वो अभी भी अटका हुआ है मन में। बिल्कुल, वहीं पर वो संतुलन या कहें ट्रेड ऑफ आता है। डिजिटल दक्षता, फेसलेस सिस्टम, तेज प्रक्रियाएं, ये सब अपनी जगह आकर्षक हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनकी कीमत हम अपनी वर्चुअल निजता पर बढ़ी हुई सरकारी निगरानी के रूप में चुकाने को तैयार हैं? हाँ, ये एक बड़ा सामाजिक और कानूनी सवाल है। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि इस नई शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होता है या नहीं। कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं होगा। क्या इन बदलावों का असर व्यापक अर्थव्यवस्था पर या बाजार की धारणा पर भी कुछ पड़ेगा? सीधे तौर पर तो ये कर प्रणाली का सुधार है, लेकिन इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकते हैं। एक सरल, स्थिर और पूर्वानुमेय मतलब प्रिडिक्टेबल कर व्यवस्था निवेशकों का भरोसा बढ़ा सकती है। अच्छा। अगर अनुपालन वाकई आसान होता है और मुकदमेबाजी कम होती है, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। तो हाँ, ये व्यापक आर्थिक विश्वास में योगदान दे सकता है। तो अब आगे क्या? ये कानून अप्रैल 2026 से लागू होना है। इस बीच क्या उम्मीदें हैं? क्या चुनौतियां दिख रही हैं? अब असली काम शुरू होगा, इसके कार्यान्वयन का, इम्प्लीमेंटेशन का। कर विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इन नए फेसलेस सिस्टम्स को जमीनी स्तर पर पूरी तरह से स्थापित करना और उन्हें बिना किसी रुकावट के चलाना। हाँ, टेक्नोलॉजी को सही से चलाना ही अपने आप में एक चुनौती है। बिल्कुल,
इसके लिए न केवल तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, बल्कि अधिकारियों की ट्रेनिंग और उनकी मानसिकता में भी बदलाव लाना होगा। उन्हें इस नए तरीके से काम करने के लिए तैयार करना होगा। और हम जैसे करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, हमारे लिए क्या है आगे? हमारे लिए भी ये सीखने और अनुकूलन का मतलब अडैप्ट करने का दौर होगा। नए टैक्स फॉर्म्स आएंगे, विस्तृत नियम और दिशा निर्देश जारी होंगे। टैक्स प्रोफेशनल्स को इन बदलावों को गहराई से समझना होगा ताकि वे अपने क्लाइंट्स को सही सलाह दे सकें। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स वकीलों के लिए तो काफी काम बढ़ जाएगा समझने समझाने का। और वो कानूनी चुनौतियां, उनका क्या? हाँ, जैसा हमने पहले भी बात की, कानूनी चुनौतियां तो लगभग तय है। विशेष रूप से वो जो वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच देने वाला प्रावधान है, उसे अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। हाँ, लगता तो है। हमें देखना होगा कि न्यायपालिका निजता के अधिकार और सरकार की जांच शक्तियों के बीच कैसे संतुलन बनाती है। वो फैसले बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी इस बदलाव के दौर में, इस संक्रमण काल में? देखिए, मुख्य सलाह तो यही है कि घबराएं नहीं, पर सजग रहें, अलर्ट रहें। जैसे ही नए फॉर्म्स, सर्कुलर या स्पष्टीकरण आते हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ें और समझें। अगर जरूरत पड़े तो विशेषज्ञों की मदद जरूर लें। अपने रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित रखें, खासकर डिजिटल लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड्स, क्योंकि अब उन पर ज्यादा फोकस हो सकता है। और अगर कहीं कोई अस्पष्टता नजर आती है, कोई कंफ्यूजन है, तो विभाग से स्पष्टीकरण मांगने में संकोच ना करें, मतलब प्रोएक्टिव रहें। सही कहा, प्रोएक्टिव रहना जरूरी है। हाँ, इससे बाद के परेशानियों से बचा जा सकता है। चलिए, तो इस काफी विस्तृत चर्चा को अब समेटते हैं। हमने भारत के नए आयकर अधिनियम 2025 के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने और समझने की कोशिश की। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये कानून उस पुराने जटिल 1961 वाले एक्ट की जगह ले रहा है। इसका केंद्रीय विचार है सरलीकरण, तकनीक आधारित फेसलेस प्रक्रियाएं और करदाताओं के लिए कुछ बेहतर सुरक्षा उपाय। हाँ, वो धाराओं की संख्या में कमी, कर वर्ष जैसी सरल शब्दावली और सबसे बड़ी बात 12 लाख रुपए की छूट सीमा का बने रहना, ये सब इसके मुख्य आकर्षण हैं। बिल्कुल। और हमने बढ़ी हुई करदाता सुरक्षा की भी बात की, जैसे बिना जुर्माने के टीडीएस रिफंड की संभावना और कोई भी कड़ी कार्रवाई से पहले नोटिस की अनिवार्यता। ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। हाँ, वो तो हैं। लेकिन हमने उस नाजुक संतुलन पर भी उंगली रखी जो डिजिटल निगरानी और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच बनाना होगा। वो जो कर अधिकारियों को वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक व्यापक पहुंच देने वाला प्रावधान है, वो एक दोधारी तलवार है। दोधारी तलवार, सही कहा। उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और इस पर बहस मुझे लगता है आगे भी जारी रहेगी। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि हमारे डिजिटल जीवन पर, हमारे ईमेल, हमारे संदेश, हमारे सोशल मीडिया पर राज्य की नजर रखने की शक्ति बढ़ाई जा रही है। तो भारत में कराधान और डिजिटल नागरिकता के संदर्भ में गोपनीयता या प्राइवेसी की परिभाषा भविष्य में कैसे विकसित होगी? क्या हम पारदर्शिता और कर अनुपालन में आसानी के लिए अपनी निजता के एक हिस्से का सौदा करने को तैयार है, या फिर एक और सवाल ये भी है कि क्या ये सरलीकृत संरचना जिसका इतना वादा किया जा रहा है, क्या ये वाकई में मुकदमेबाजी को कम कर पाएगी, या फिर इन नए प्रावधानों और शक्तियों से ये नई तरह की अस्पष्टताएं और नए विवाद जन्म लेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में हम सभी को सोचना होगा और देखना होगा कि ये कानून जमीन पर कैसे उतरता है।